This is an ABP Life podcast. देश में चुनावी माहौल चल रहा है। गुजरात में इलेक्शंस, हिमाचल में इलेक्शंस, अभी तो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस, एमसीडी दिल्ली इलेक्शंस भी आने वाले हैं और अगले साल 2023 में भी करीब 9-10 राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस भी होने हैं। भारत का आम नागरिक वोट डालता है ईवीएम से, कुछ आज भी पोस्टल बैलेट से। जरा से चूक वोटिंग में और देश का भविष्य मुश्किल में पड़ सकता है। ऐसे में वोट काउंटिंग जैसा ये इतना जिम्मेदारी भरा काम आखिर कैसे किया जाता है, कैसे होती है वोट्स की गिनती, कैसे जांची जाती है ईवीएम ट्रांसपेरेंसी, ईवीएम होता क्या है और क्या ईवीएम से छेड़छाड़ करना इतना आसान है? वोट की गिनती में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तब आखिर क्या किया जाता है, कितने राउंड्स में ये वोट काउंटिंग की जाती है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे और समझेंगे वोट की गिनती के टफ काम को आसान तरीके से। मेरे साथ में है इस वक्त साइकोलॉजिस्ट मिस्टर संजय कुमार। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर लेकर के FYI। थैंक यू सो मच मिस्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे निमंत्रण देने के लिए। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, इस वोट काउंटिंग में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, किनकी प्रेजेंस में होती है ये वोट काउंटिंग? देखिए, वोट काउंटिंग में कई तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले तो हर उम्मीदवार या हर पार्टी को ये पावर होता है कि वो अपने नुमाइंदे को काउंटिंग सेंटर के अंदर में नॉमिनेट कर सकते हैं। तो काउंटिंग टेबल पर एक सुपरवाइजर होते हैं और फाइनली हर काउंटिंग सेंटर का एक इंचार्ज होते हैं जो वहाँ के उस रिटर्निंग ऑफिसर जिसको कहते हैं। तो ये तमाम लोग ये अहम भूमिका निभाते हैं। हर टेबल पे जैसे हर पार्टी का एक नुमाइंदा होगा, हर इसके बाद जैसे मैंने कहा हर टेबल के लिए सुपरवाइजर और फाइनली एक रिटर्निंग ऑफिसर, एक जो बड़े ऑफिसर जो हर राउंड के बाद साइन करते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं। बाकी पुलिस व्यवस्था की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस व्यवस्था तो होती है एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो लोग काउंटिंग के लिए जिनकी जिम्मेवारी होती है, जो लोग निरीक्षण करते हैं, ये वो सारे लोग होते हैं। ये रिटर्निंग ऑफिसर अगर आप बता सकें क्या है? ये रिटर्निंग ऑफिसर हर काउंटिंग सेंटर के लिए जो एक उस कंस्टिट्यूंसी का जो इंचार्ज होते हैं, हर कंस्टिट्यूंसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कंस्टिट्यूंसी के इलेक्शन होल्ड करने के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। तो हर काउंटिंग सेंटर पे उस कंस्टिट्यूंसी के रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं जिनको अल्टीमेटली जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो उनको साइन करना पड़ता है और हर राउंड की गिनती के बाद भी वो साइन करके इसको सर्टिफाई करते हैं कि हर राउंड की गिनती में जिन लोगों ने भी इस गिनती को देखा है वो सब सेटिस्फाइड है। ओके। तो अब मैं इस सवाल पर आना चाहूंगी, ये ईवीएम मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है? ईवीएम मशीन क्या है? इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। इसका नाम अपने आप बताता है कि ये वोट डालने वाली मशीन है। वोट डालने वाली मशीन का अर्थ ये ना निकालने, ये मशीन स्वतः वोट डालती है। इस मशीन पर जो जनता वोट डालते हैं, पहले एक समय था जब हम वोट डालने जाते थे, जब मतदाता वोट डालने जाता था उसे कागज की एक स्लिप दी जाती थी जिस पर अलग अलग पार्टियों के सिंबल्स होते थे, नाम लिखे होते थे और मतदाता अपनी पसंद की पार्टी पर मुहर लगा के एक डब्बे में उसे फोल्ड करके डाल देता था। अब ये प्रक्रिया बदल गई है। आजकल एक मशीन है जिस पर अलग अलग उम्मीदवार या पार्टी के चुनाव चिन्ह बने होते हैं और मतदाता जाकर अपनी पसंद की पार्टी या उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने एक बटन है, उसे बटन दबाता है। इससे उसका वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मशीन के अंदर एक तरह से चला जाता है, स्टोर हो जाता है। इसे ईवीएम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी, अच्छा, कई बार हम सुनते हैं ऑपोजिशन इल्जाम लगा देता है हर इलेक्शन में ही वोट काउंटिंग के दिन कि भाई छेड़छाड़ की गई है ईवीएम से। क्या इतना आसान होता है ईवीएम से छेड़छाड़? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल है या नहीं है इस पर तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपका जो दूसरा सवाल है क्या इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो शायद ईवीएम का इस्तेमाल होता ही नहीं। लेकिन मशीन है, मुझे लगता है कहीं गड़बड़ियों की शिकायत तो आती है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, कहीं ईवीएम ऑन नहीं हुए, कहीं मैल फंक्शनिंग आ गई। तो जब इस तरह की घटना या इस तरह की चीजें हो जाती है ईवीएम में तो मुझे लगता है बड़े टेक्निकली, बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से कुछ शायद छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश लेकिन हो सकती है, लेकिन वो बहुत कम है। इसके आरोप तो लगते रहते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता आज तक कोई एविडेंस मिला है जिससे यह
स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई या ईवीएम में ये गड़बड़ी की गई और वो किस तरह की गड़बड़ी है। आज तक सिर्फ आरोप लगे हैं, लेकिन किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं की गई है। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ईवीएम में छेड़छाड़ करना अब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। असंभव शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि असंभव तो कोई भी चीज नहीं है उस हिसाब से, तो लेकिन बहुत मुश्किल है ईवीएम में कोई गड़बड़ी पैदा करना। किसी भी वोटिंग के बाद ईवीएम की सिक्योरिटी कैसे एश्योर की जाती है? होता क्या है, कहाँ जाती है ये ईवीएम मशीन? ईवीएम स्टोर होती है जिसे कहते हैं स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम वो जगह है जहाँ पर सारे ईवीएम रखे जाते हैं। कई स्ट्रांग रूम्स बनते हैं, और स्ट्रांग रूम का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर पूरी सिक्योरिटी बनाई जाती है। तो स्ट्रांग रूम को सील किया जाता है और ताले लगाए जाते हैं, सील होता है, सील पर उस पर मुहर लगी होती है, और ये सारी प्रक्रिया सारे पार्टी के उम्मीदवार के जो नुमाइंदे होते हैं, क्योंकि उम्मीदवार तो हर जगह जा नहीं सकते, तो उम्मीदवार के जो नुमाइंदे होते हैं उनके सामने ये सब चीजें की जाती हैं। तो आप स्पष्ट रूप से ये कहूँ कि ईवीएम की सिक्योरिटी को स्टोर किया जाता है, जिसे स्ट्रांग रूम कहते हैं, जहाँ पर ईवीएम सुरक्षित रखे जाते हैं, और जितने दिन तक ईवीएम वहाँ रहते हैं वहाँ 24 घंटा पहरा होता है, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस स्ट्रांग रूम का न तो ताला टूटे, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ स्ट्रांग रूम के साथ न हो। 1998 में फिर शुरुआत की गई ईवीएम से, और तब से लेकर आज तक हम लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग जो है वो करते हैं। तो जानना चाहूंगी फाइनली ये जो प्रोसीजर है वोट काउंटिंग का, इसे अगर आप डिटेल में बताएं, या फिर क्या क्या पड़ाव होते हैं, कितनी टेबल्स लगाई जाती हैं, कितने राउंड्स होते हैं, किन बातों का ख्याल रखा जाता है वोट काउंटिंग में? देखिए, पहली बात, कितने राउंड्स होते हैं। राउंड्स का मतलब है कितनी बार ईवीएम को टेबल पर लाया जाता है। जितनी बड़ी असेंबली कंस्टिट्यूंसी होगी उतना ज्यादा राउंड्स होंगे। मतलब जितनी बड़ी असेंबली कंस्टिट्यूंसी, ज्यादा से ज्यादा वोटर होंगे। हम श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि कानूनी तौर पर एक पोलिंग स्टेशन पे 1500-1600 वोटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर वोटरों की संख्या ज्यादा होती है तो ज्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं, जहाँ ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे तो ईवीएम की संख्या ज्यादा होगी, और अगर ईवीएम की संख्या ज्यादा होगी तो राउंड ज्यादा होते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि विधानसभा के, अगर बड़े राज्यों की हम बात करें, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों की बात करें, तो तकरीबन 20, 22, 24 राउंड तक भी होते हैं। लेकिन अगर छोटे राज्यों की बात करें, जैसे हिमाचल है, जहाँ पे एक कंस्टिट्यूंसी में तकरीबन 50 से 60 हजार 65 हजार मतदाता है, चाहे गोवा है जहाँ और भी छोटी कंस्टिट्यूंसी है, 20-22 हजार मतदाता होते हैं, यहाँ पर राउंड कम होते हैं। यहाँ पर 7-8 राउंड, 10 राउंड, 12 राउंड में गिनती पूरी हो जाती है। कितने टेबल, ये सब इस पर कोई कानूनी एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि टेबल 8 ही होंगे कि 10 होंगे कि 12 होंगे। ये फिजिबिलिटी का मामला है। लेकिन नॉर्मली 8-10 टेबल लगाए जाते हैं, हर टेबल पे एक ईवीएम लाई जाती है, तो कम से कम 8, 10, 12 टेबल्स लगाए जाते हैं। और राउंड, जैसा मैंने जिक्र किया, राउंड इस बात पर निर्भर करता है कि कितना बड़ा असेंबली कंस्टिट्यूंसी है। सबसे पहले ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। ये पोस्टल बैलेट क्या है? पोस्टल बैलेट वैसे लोगों को अधिकार होता है वोट डालने का पोस्टल बैलेट पर, जो या तो चुनावी ड्यूटी पर है, किसी कारणवश सरकारी कामकाज की वजह से वो वोट डालने के दिन अपना वोट नहीं डाल सकते हैं, या तो वो फौज में है या किसी अन्य सरकारी काम से उस दिन वो व्यस्त है और छुट्टी उन्हें नहीं मिल सकती, जिसके कारण आकर वो वोट डालें। उन लोगों को ये अधिकार है कि वो पोस्टल बैलेट, और पोस्टल बैलेट वही तरीका है, पुराना तरीका, उनके पास वो कागज की पर्ची होती है जिसे वो डाल करके लिफाफों में बंद होता है और उसे सील्ड तरीके से पहुंचाया जाता है काउंटिंग सेंटर तक, जहाँ काउंटिंग होती है। तो वो पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होती है। अभी कुछ साल पहले इलेक्शन कमीशन ने एक और नया प्रावधान शुरू किया है। पोस्टल बैलेट उन लोगों को भी दिया है अधिकार जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्हें ये लगता है कि चुनाव के दिन वो पोलिंग स्टेशन पर आकर वोट देने में सक्षम नहीं है। उन्हें एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को इस बात की जानकारी देनी होती है, और इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करता है कि इलेक्शन कमीशन का कोई व्यक्ति उनके घर तक जाए और पोस्टल बैलेट से उनका वोट कास्ट करवा के ले आए। ये जानकारी वो कैसे दे सकते हैं? वो उन्हें एक अर्जी,
कोई एक फॉर्म है जिस पर उन्हें भर करके इलेक्शन कमीशन अपने जो लोकल इलेक्शन ऑफिसर उसमें जमा करना होता है, जिससे इलेक्शन कमीशन इस बात की वो फैसिलिटेट करता है कि कोई इलेक्शन कमीशन का व्यक्ति आकर उनके घर पर उनसे वोट डलवा करके ले जाएगा, वो पोस्टल बैलेट होगा। तो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। पोस्टल बैलेट की गिनती में थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये पुरानी प्रक्रिया है। सारे बैलेट जो है या तो लिफाफों में बंद होते हैं या किसी बक्से में डले होते हैं। उसे निकाल करके उन पर्चियों को सीधा किया जाता है और उनकी गिनती होती है। जब पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो जाती है तब ईवीएम खोले जाते हैं। और ईवीएम खोलने का मतलब है ईवीएम पे लॉक लगा होता है और उसको लॉक को खोला जाता है सबके सामने। जो पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, हर टेबल पर एक इंचार्ज होते हैं जिनको सिक्योरिटी इंचार्ज ऐसा कुछ डेजिग्नेशन है उनका, वो होते हैं। उनके सामने ईवीएम को खोले जाते हैं और ईवीएम की गिनती बड़ी जल्दी होती है। अगर एक ईवीएम पर एक बटन होता है काउंटिंग का, जिसको आप प्रेस करेंगे तो उस पर काउंट दिखाई पड़ जाता है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, कितने वोट मिले। उसे डिस्प्ले उसको सब लोगों को दिखाया जाता है। सारे पार्टी के नुमाइंदे जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तब फिर एक कागज पर उसको नोट कर उस पर दस्तखत किया जाता है और सारे लोगों के, सारे पार्टी के नुमाइंदों के जब दस्तखत हो जाते हैं तो जो टेबल इंचार्ज होता है उसके दस्तखत होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के दस्तखत होते हैं और फिर उन ईवीएम को बंद करके वापस ले जाया जाता है और नए सेट ऑफ ईवीएम लाए जाते हैं उन टेबल्स पे। ये जो आपने दस्तखत वाली बात जो कही, क्या ये फॉर्म 17C है? मैं शायद पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा कि किस फॉर्म की बात है, लेकिन एक स्पेसिफिक फॉर्म है जहां पर पार्टी के वोट लिखे जाते हैं हर राउंड के बाद और उस पर दस्तखत होते हैं पार्टी के उम्मीदवार के जो नुमाइंदे होते हैं उनका, टेबल इंचार्ज का, रिटर्निंग ऑफिसर का, और उसके बाद फिर एक नया राउंड शुरू होता है। एक बार जब ईवीएम टेबल से हट जाता है और दूसरे नए ईवीएम लाए जाते हैं, उसको हम राउंड कहते हैं, जो आमतौर पर हमें सुनने को मिलता है। एक राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई, दूसरे राउंड की काउंटिंग हो रही है। और जैसा मैंने पहले कहा, जब बड़ी असेंबली कंस्टिट्यूंसी होती है तो तकरीबन 20, 22, 24 राउंड तक काउंटिंग होती है। जी। तो ये है पूरा प्रोसीजर कि आखिर वोट जो है वो कैसे गिने जाते हैं। अच्छा, अब कभी अगर गलती से अगर इस प्रोसीजर में वोट की गिनती में कोई गड़बड़ी हो जाए तो क्या किया जाता है, तब क्या होता है? देखिए, फाइनल डिसीजन रिटर्निंग ऑफिसर का होता है। जब गलती होती है, कंटेस्टेशन होते हैं, खासकर पोस्टल बैलेट में काफी इस बात की होती है कंटेस्टेशन, क्योंकि पोस्टल बैलेट में मोहर लगाए जाते हैं और कहीं मोहर जब लगा है तो उसकी छाप कहीं दूसरी तरफ आ गई फोल्ड करने में। इन सब चीजों को लेकर कंटेस्टेशन होता है। कई बार ईवीएम पे भी होता है। कई बार लोगों को बात का अंदेशा होता है कि भाई शायद इसका लॉक पहले से खुला था, तो ये कंटेस्टेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि काउंटिंग बड़ी स्मूथ होती है हर जगह पर और सब एक हर बात को मान लेते हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि अगर ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहे हैं तो 2, 3, 4, 5 राउंड के बाद कई बार काउंटिंग धीमी हो जाती है, काउंटिंग रुक जाती है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को दूर करना होता है। तो पहले तो कोशिश होती है कि लोगों को आश्वस्त किया जाए। लोग का मतलब जो पार्टी के नुमाइंदे अंदर हैं, उनको ये बताया जाए, उनको आश्वस्त किया जाए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन फाइनली रिटर्निंग ऑफिसर सबसे पावरफुल है इसमें। उनके दस्तखत हो गए तो वो उस प्रक्रिया के हिसाब से वो प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद भी अगर किसी को कोई शिकायत है तब वो कानून का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उन्होंने अगर दस्तखत कर लिए तो वो मान्य माना जाता है। ओके, मतलब इस पूरे गेम में ये सबसे पावरफुल आदमी है। बिल्कुल। रिटर्निंग ऑफिसर सबसे पावरफुल। जी, आज जो हमने टॉपिक लिया है FII के लिए, इसको लेकर के अगर आपको लगता है कोई और इन्फॉर्मेशन जो एक आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए सर, बिल्कुल बताइएगा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई चीज है जो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। मुझे लगा बहुत एक तरह से आम आदमी के मन में उत्सुकता तो जरूर होती है और कि वोटों की गिनती कैसे होती है, क्या कंटेस्टेशन होता है। शायद मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कभी ऐसा हो गया कि जीत हार का मार्जिन बहुत कम होता था तो कई बार रिकाउंटिंग की भी अपील करते हैं कैंडिडेट कि भाई रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो कभी कभी रिकाउंटिंग भी होती है और ये बात भी स्पष्ट करना चाहिए शायद श्रोताओं के लिए कि मान लीजिए रिकाउंटिंग के बाद भी एक वोट बराबर रहे
तब इसका निर्धारण कैसे होगा कि जीत किसकी हुई। जी। तो वैसी स्थिति में टॉस की गुंजाइश होती है। अगर मान लीजिए कि बिल्कुल एक ही वोट है दोनों को, तो वो टॉस के सहारे उसका निर्धारण किया जाता है। नंबर 1 नंबर 2 बिल्कुल दो लोगों की बिल्कुल एकदम बराबर हो गई तो टॉस ही होता है। ओके, तो ये टॉस किया जाता है और इस तरह पहचाना जाता है कि किसकी मानी जाएगी। हाँ, ओके सर, तो थैंक यू सो मच मिस्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि वोट की गिनती आखिर कैसे होती है। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ। This is an ABP Live podcast.